दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल महक सोवित एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, इन तक बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। तो बिना देरी करे आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आपने थंबनेल में ही देख लिया है कि जो आज का टॉपिक मैंने लिया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को आज विस्तार से पढ़ेंगे। इसके साथ टॉप MCQ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जानेंगे और इसमें हम थ्योरी भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बस वीडियो को स्किप मत करिएगा, इन तक बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। तो बिना देरी करे आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आपका पहला प्रश्न है कि हड़प्पा, ठीक है, आपका पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है दयाराम साहनी। कौन है? दयाराम साहनी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम जानते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो खोजकर्ता कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और किसने की थी? ये दयाराम साहनी ने की थी। वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी थे। इसके एक साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक है, मोहनजोदड़ो की जो खोज R बनर्जी ने की थी। मतलब 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी और ये अधिकारी थे। और इसके पश्चात एक साल बाद मतलब 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज DR बनर्जी ने की थी। इन दोनों खोजों में सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला। मतलब इन दोनों की खोज हुई, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की, तो हमें सिंधु घाटी की सभ्यता का पता चला। तो जॉन मॉर्सन जो उस समय ASI के महानिदेशक थे, उन्होंने खोज को दुनिया के सामने रखा और मार्टिनर व्हीकल के बाद खुदाई की दिशा बदली। और हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित, इसलिए इसे सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या माना जाता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 250। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कितने लोग इसका आंसर बता रहे हैं। चलिए अब बताते हैं इसके बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व काल, इसका जो काल था वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। और इसे कश युग की सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कश युग की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ तांबे और कांसे औजार मिले थे। इसे कश युग की सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ तांबे और कांसे औजार मिले थे, इसीलिए इसे हम कश युग की सभ्यता कहते हैं। कार्बन डेटिंग से इसकी तारीख तय की गई। मतलब कार्बनिक डेटिंग जो होता है, आपको बता दो, कार्बनिक डेटिंग एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु का हम पता कर लेते हैं कि वो किस समय काल की है, मतलब वो किस काल की है, उसके बारे में हमें जानकारी देती है कार्बन डेटिंग। तो यह मिस्र के मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन था और लगभग 700 साल तक यह सभ्यता फलती फूलती रही और 1750 के पूर्व आसपास इसका पतन शुरू हो गया। ठीक है, और पतन के कारणों में बाढ़, जलवायु परिवर्तन, गिरावट मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है, कला, धर्म, नगर नियोजना और युद्ध कला। तो देखिए, सबसे बड़ी इसकी जो विशेषता थी नगर योजन, मतलब नगर की जो योजना इन्होंने हड़प्पा सभ्यता में की गई थी, इसकी ये विशेषता बहुत ही खास तौर पे है। चलिए इसके बारे में थोड़ा अच्छे से आपको बताते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसका व्यवस्थित नगर माना जाता है। शहरों को ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था। सड़कें एक दूसरे के समकोण काटती थी और हर घर में स्नानागार, नाली, कुएं की व्यवस्था थी। मतलब जो हर घर, जितने भी घर थे वहाँ
वहाँ स्नानागार मतलब स्नानागार बोलते हैं, या स्नान घर और नालियों की व्यवस्था थी कि जो दूषित पानी वो नाली के द्वारा निकल जाओ। वहाँ की जो नालियाँ होती थी वो बहुत ढकी होती थी, और साथ में नालियों के बीच में कुछ गड्ढे भी किए जाते जिससे जो भी कचरा हो वो फंसे और आसानी से उसे साफ किया जाए। और साथ ही वो कुआं से भी ये स्नानागार को जोड़ा भी गया था, और ढके हुए नाली और सीवर सिस्टम का समय के लिए वो बड़ी उन्नत होते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ दुनिया की सबसे पुराना सार्वजनिक स्नानागार माना जाता है, और ईंटें पक्की हुई मानव आकार में थी। इससे पता चलता है कि नगर नियोजन के लिए कोई केंद्र प्राधिकरण था। ठीक है, मतलब यहाँ ऐसी चीज़ें थी, मतलब जो नाली जैसे कि स्नानागार बनाया गया तो नीचे ईंटों से मतलब पक्का था, और साथ ही काफ़ी मजबूती और टेक्निक का भी उपयोग किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, जो हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया, कहाँ मिला। 4 ऑप्शन दिए हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो। जो हड़प्पा सभ्यता का स्नानागार है वो सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो में मिलता है। चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। तो मोहनजोदड़ो में मिला ग्रेट बाथ दुनिया का सबसे पुराना सार्वजनिक स्नानागार है, और यह 12 × 7 मीटर बड़ा और 2.4 मीटर गहरा है। ठीक है, 2.4 ये मतलब 2.5 ले लीजिए मीटर ये गहरा है, और इसमें पक्की ईंटें बनाया गया है जैसे अभी मैंने बताया, और इसे वाटर प्रूफ किया गया, और इसके चारों ओर चेंजिंग रूम और गलियारे भी दिए गए थे। माना जाता है यह धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता था, और इसकी जल निकासी व्यवस्था बहुत ही उन्नत थी, और हड़प्पा सभ्यता इंजीनियरिंग कुशलता में दर्शाता है, मतलब उनकी जो इंजीनियरिंग ये काफ़ी कुशलता दर्शाता है, क्योंकि देखिए इसमें गलियारे और सारी चीज़ें नियोजन इसकी बहुत ही अच्छी थी। चलिए अब आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर जो 5th है, क्वेश्चन 5th क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह शहर कौन सा था। 4 ऑप्शन दिए, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी। इसका करेक्ट आंसर है लोथल। मतलब जो 12 बंदरगाह थे वो शहर कौन सा था, वो लोथल था। लोथल इसका शहर था। लोथल जो कहाँ स्थित है, ये गुजरात में। ठीक है, गुजरात में साबरमती नदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ स्थित है, इस साबरमती के नदी जो है मुहाने पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे पुराना कृत्रिम गोदी मिला है। ठीक है, गोदी 220 × 37 मीटर बड़ी थी, और ज्वार भाटा के अनुसार काम करती थी। यह ज्वार भाटा के अनुसार काम करती थी। लोथल से मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार होता था। ठीक है, इसके साथ क्या होता है, समुद्री व्यापार किया जाता है, और यहाँ जो है हाथी के दांत और आभूषण भी बनाने की कार्यशालाएं थी और मिली थी, और इसमें लोथल की एक यार्डस्टिक, ठीक है, यार्डस्टिक भी मिली थी जो आज के माप से मेल खाती है। यह हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख केंद्र व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, देवनागरी, ब्रह्मी, चित्रलिपि और खरोष्टी। तो करेक्ट आंसर है चित्रलिपि। हड़प्पा सभ्यता की कैसी लिपि थी, चित्रलिपि थी। चलिए अब जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी चित्रलिपि थी, और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, मतलब इसकी जो लिपि थी अभी तक इसको हम पढ़ा नहीं जा सका। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, अपोजिट। ठीक है, और ये मोहरे बर्तनों और तवीज़ों पर मिलती थी, मतलब ये जो मोहरें मतलब इसमें थी, और मोहरों और बर्तनों तवीज़ों पर मिलती थी, और इसमें लगभग 400 से 600 चिन्ह थे, और लिपि न पढ़ पाने के कारण हम उनके धर्म और राजनीतिक इतिहास को बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। कई विद्वानों को मानते हैं कि यह द्रविड़ भाषा लिपि थी, और लिपि का पता न चलना हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए जो यहाँ हड़प्पा सभ्यता है इसकी लिपि क्या थी, ये चित्रकला थी, और चित्रलिपि थी, और अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, और इसमें मोहरे तवीज़ों की मिलती थी, और इसमें लगभग 400 से 600 चिन्ह भी प्राप्त हुए। ठीक है, और लिपि ना पढ़े जाने का ये एक बहुत बड़ा कारण, क्योंकि अगर हम लिपि पढ़ पाते हैं तो उनके धर्म, राजनीतिक इतिहास आदि अन्य कई प्रकार की हम जानकारी यहाँ से प्राप्त हो जाती, परंतु नहीं पढ़ा गया, जिससे इसका रहस्य आज भी रहस्यमय बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में पूजा का प्रमुख देवता कौन था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि वहाँ के प्रमुख देवता पूछा है। प्रमुख देवता कौन से, तो मातृ देवी थी। कौन थी ये, मातृ देवी थी। चलिए इनके बारे में थोड़ा अच्छे से परिचय करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मातृ देवी या मातृ शक्ति भी बोल सकते हैं, प्रमुख थी, और पशुपति से शिव की तरह दिखने वाली मोहरें भी मिली, जिन्हें प्रोटू शिव भी कहा जाता है। वृक्ष, सर्प और पशुओं की पूजा प्रमाण मिले। लिंग और योनि पूजा के संकेत भी मिले, और अग्नि पूजा के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं, और मंदिर के स्पष्ट अवशेष नहीं मिले, ठीक है, जो क्या कहते हैं, मंदिर के स्पष्ट अवशेष मिलने चाहिए वो तो नहीं मिले, लेकिन इसलिए माना जाता है पूजा घरों में भी होती थी। पूजा जो उनके घरों में भी की जाती थी और मंदिरों के द्वारा भी की जाती थी, और इसमें लिंग, योनि पूजा संकेत मिले हैं। अग्नि पूजा का प्रमाण कालीबंगा से मिला, मतलब वहाँ अग्नि पूजा और शिव पूजा और मातृ देवी शक्ति की जो पूजा होती थी इससे भी वो परिचित थे, और वृक्ष और सर्प और पशुओं को प्रमाण भी मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा सभ्यता मृत्यु के पश्चात, जब उनकी मृत्यु होती थी उसके पश्चात शव का क्या किया जाता था। जो जब मृत्यु होती थी, जो वो शरीर यानी शव था उसको क्या करते थे, क्या उसका देह संस्कार करते थे, या शव समाधि करते थे, या नदी में प्रवाहित करते थे, या फिर जंगल में छोड़ देते थे। तो देखिए, अगर इसका करेक्ट आंसर जानते हैं तो चलिए, मृत्यु जब होती थी इसको शव समाधि करते, मतलब समाधि करते थे। चलिए इसको विस्तार से जानते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता थी इसमें शव समाधि की क्या थी, प्रथा थी, ठीक है, इसमें प्रथा थी, और शव को उत्तर दक्षिण दिशा में, मतलब उत्तर से दक्षिण दिशा सीधा लिटा दिया जाता था, उन्हें दफनाया जाता था, और कब्रों और बर्तन, आभूषण और औजार भी रखे जाते थे। मतलब उन्हें जब लिटाया जाता था तो उनके कब्रों में बर्तन रखे जाते थे, और आभूषण और औजार रखे जाते। लोथल और कालीबंगा जोड़े में दफनाने की प्रमाण मिले, मतलब एक नहीं दो, मतलब दफनाते थे, जोड़े में दफनाते थे। और कुछ जगहों पर यह दाह संस्कार भी प्रमाण मिले, और कब्रों से पता चलता है मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास था, मतलब उन्हें मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 है, हड़प्पा सभ्यता किस धातु का उपयोग सबसे अधिक हुई है। तो करेक्ट आंसर है तांबा और कांस्य की। जैसे कि अभी मैंने बताया फर्स्ट ही आंसर में, क्वेश्चन का आंसर में, तो इसमें सबसे अधिक क्या उपयोग करते थे, इसमें सबसे अधिक तांबा और कांस्य उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता कश युग की सभ्यता है, इसलिए तांबे और कांसे का सबसे ज़्यादा उपयोग होता था, लोहे का उपयोग नहीं होता था, ठीक है। इसका उपयोग ज़्यादा किस चीज़ का होता था, तांबे और कांसे का होता था, और लोहे का नहीं होता था। तांबा राजस्थान की खेतड़ी से और टिन अफगानिस्तान से आता था, और औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण तांबे और कांसे से बनते थे। यह प्रसिद्ध डार्सिंगल की मूर्ति कांसे की है, और लोहे का उपयोग वैदिक काल में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 क्या कह रहे हैं, सभ्यता का पतन क्यों हुआ, मतलब हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ इसके बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, उपयोग सभी, मतलब आर्यों का आक्रमण हुआ था हड़प्पा सभ्यता में, जिसका ये कारण पतन हुआ, ये भी एक कारण है। ऑप्शन बी ये है कि जलवायु पर परिवर्तन और बाढ़, मतलब बाढ़ आ जाने का और जलवायु परिवर्तन होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ये भी एक रीज़न बोल सकते हैं। एंड तीसरा महामारी, ठीक है, महामारी, मतलब ये उपयोग सभी ये पतन हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता का कोई कारण नहीं है, कोई एक कारण नहीं है, मतलब हड़प्पा सभ्यता का यूँ कहें कि कोई एक कारण नहीं है, कई हैं उनके कारण जिनके कारण वो पतन हुआ। कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण से पतन हुआ, लेकिन प्रमाण कमज़ोर हैं, ठीक, इसके प्रमाण कम। ज़्यादातर विद्वानों मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग बदलने से, बाढ़ के कारण खेती प्रभावित हुई है, व्यापार में गिरावट और आंतरिक विरोध भी कारण रहा, मतलब उनके व्यापार में गिरावट आई, आंतरिक विरोध का भी एक बहुत बड़ा ये कारण है। और मोहनजोदड़ो में बाढ़ के निशान भी मिले, धीरे धीरे लोग छोटे गांव में बस गए, और शहरी जीवन खत्म हो गया, ठीक है, शहरी जो जीवन है खत्म हुई। तो ये कारण है जिनका पतन हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हड़प्पा सभ्यता में तौल और माप की प्रणाली कैसी थी। देखिए, नियमित है, दशमलव प्रणाली है, द्विआधारी है प्रणाली, है इनमें से कोई प्रणाली नहीं है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है दशमलव प्रणाली है। अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की तौल और माप की प्रणाली जो है वो कैसी थी, तो दशमलव प्रणाली थी।
क्वेश्चन नंबर इसका देखिए, आप जानते हैं जो हड़प्पा सभ्यता के माप और तौल थे वो मानवकृत थी, मतलब मानव द्वारा बनाए गए थे। और वजन पत्थर के बने थे, मतलब जो वजन करते थे वो पत्थर के बने होते थे या 16 गुणक में होते थे। कितने? 16 गुणक में होते थे। लोथल में एक एटीस्ट मिली थी और 0.264 मीटर की है। इससे पता चलता है कि निर्माण व्यापक सटीक माप इस्तेमाल करते थे। पूरे साम्राज्य के वजन और माप एक जैसी थी। केंद्रीय नियंत्रण और व्यापार में उन्नति को दर्शाता है, मतलब एक ये ऐसा ठोस है जिसे व्यापार में, जिसके कारण ये उन्नति की ओर ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि हर जगह मतलब पूरे साम्राज्य में वजन माप एक जैसी थी। तो इसका मतलब ये कि उनकी जो ये मेन पॉइंट थी ये इसका उन्नति की मजबूत थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्वेश्चन 12 क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर राखीगढ़ी है। क्या है? राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी है। तो देखिए, हरियाणा के राखीगढ़ी, हरियाणा में स्थित है ये राखीगढ़ी। इसकी सभ्यता सबसे शहर बड़ा माना जाता है। इसका क्षेत्रफल 350 हेक्टेयर, जो मोहनजोदड़ो में से सबसे भी बड़ा, मतलब मोहनजोदड़ो से भी बड़ा है इसका। यह 2014 में इसका डीएनए सैंपल भी किया गया, मतलब 2014 में इसका डीएनए सैंपल हुआ, जहाँ शहर में 7 टीले हैं और हर टीले एक अलग बस्ती को दर्शाता है। यहाँ से अनाज के भंडार, मिट्टी के बर्तन, मोहरे आदि ये प्राप्त हुए हैं। हाल ही में खुदाई की महत्व की बढ़ाई की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में खेती के लिए कौन से फसल प्रमुख थे? ठीक है, फसल पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर है गेहूं और जौ, मतलब हड़प्पा सभ्यता में गेहूं और जौ अत्यधिक प्रसिद्ध थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूं और जौ उगाते थे और लोथल और रंगपुर में चावल। ठीक है, याद रखिए, हड़प्पा में पूछे तो गेहूं और जौ, और लोथल पूछे तो रंगपुर में चावल और चावल के प्रमाण भी मिले हैं। कपास की खेती भी होती थी, इसलिए इसे कपास की सभ्यता भी कहते हैं। खेती के लिए नहरों का इस्तेमाल किया जाता था। हाल ही में इसका निशान कालीबंगा से मिले हैं और यह अनाज और बड़े भंडारगृह भी बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल, ठीक है, डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहाँ से मिली थी? ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। इसकी मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। 10.5 ऊंची डांसिंग 10.5 ऊंची थी। ठीक है, और ये कश युग की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। और यह एक नृत्य की मूर्ति, मतलब जो नृत्य करते हुए नृत्य की मूर्ति दर्शाती है, जो नृत्य की मुद्रा में, मतलब ऐसे डांस जैसे होते ना, मतलब नृत्य, तो उस मुद्रा में ऐसी मिली हुई थी, दर्शाया गया था। मूर्ति लगभग 4500 साल, ठीक है, 4500 साल पुरानी यानी प्राचीन मूर्ति है। यह हड़प्पा कला उत्कृष्ट को दर्शाती है, मतलब ये जो नृत्य की मूर्ति मिली थी हड़प्पा कला को उत्कृष्टता दर्शाती है। इसे बनाने में लास्ट वैक्स तकनीकी का उपयोग किया गया था। उस समय बहुत उन्नति थी। यह मूर्ति दिल्ली के संग्रहालय में आज भी रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापार किसके साथ होता था? मतलब हड़प्पा सभ्यता व्यापार तो करती थी, आपको पता है, लेकिन किसके साथ व्यापार करती थी ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा सभ्यता व्यापार करती थी। चलिए इसको थोड़ा जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को। तो हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार होता था और मेसोपोटामिया के ग्रंथों के मेलुहा नाम से हड़प्पा का उल्लेख है। हड़प्पा के से मोती, हाथी के दांत, कपास और मसाले जाते थे, मतलब जो हड़प्पा से क्या जाते थे? मोती, हाथी के दांत, कपास, मसाले आदि जाते थे और बदले में इसके हमें सोना, चांदी, लपीस, माजुली आते थे। और यह लोथल के सुतकंडे डोर के बंदरगाह थे और मोहरे पर मिलने वाली मोहरे व्यापारिक लेन देन के प्रमाण हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 16 है
कि हड़प्पा सभ्यता घर किससे बने होते थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये किससे बने थे, पत्थर से, ईंट से या फिर पक्की ईंटें से, लकड़ी से। तो ये पक्की ईंटें के साथ बने थे, बड़ी मजबूती और टेक्निकों के साथ थे। हड़प्पा की जो घर पक्की ईंटों से बने होते थे और ईंटों का आकार मानक 1:2 बातें में है। और यह घर में आंगन, कमरे, रसोई, स्नानागार में होते थे। या छत की लकड़ी और मिट्टी से की होती थी। और या नाली और कुएं की व्यवस्था थी। और कच्ची ईंटों का उपयोग कम किया जाता, मतलब यहाँ पक्की ईंटों का अत्यधिक उपयोग किया जाता, कच्ची के कम किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट गेनरी कहाँ मिलती है। तो यह हड़प्पा में मिलती है, ठीक है। हड़प्पा में 12 अनाज के भंडार मिले। कितने मिले, 12 अनाज के भंडार मिले, जिन्हें ग्रेट गेनरी कहा जाता है। मतलब अनाजों को जो भंडार मिलते उसे कहते हैं ग्रेट गेनरी कहा जाता है, जो 45 × 45 मीटर का था और ऊंचे चबूतरों का पर बना था। और अनाज को नमी से बचाने के लिए हवा आने जाने की व्यवस्था भी की गई थी। माना जाता है यह कि कर या लगान के रूप में एकत्र अनाज रखने के लिए था। और इससे पता चलता है कि प्रशासन मजबूत था और अन्न संग्रह भी व्यवस्था की गई थी, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी स्थल कौन सी थी। जो पूर्वी में, तो अलमगीरपुर, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अलमगीरपुर में हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी स्थल मानी जाती है। और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा शैली बर्तन मोहरे मिली थी। और यह पश्चिमी स्तर के सुतकांडे डोर और दक्षिणी स्तर में दायमाबाद। और उत्तरी में बात करें तो यह मांडा और उत्तरी में बात करें तो मांडा और पता चलता है। और यह सभ्यता 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। मतलब ध्यान से सुनिए, जो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर है, ठीक है, आलमगीरपुर है, वो हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी है और हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यह हड़प्पा शैली जो बर्तन मोहरे मिली थी। और पश्चिम में, मतलब ये पश्चिम में, पूर्वी में देखिए अपना ये है अलमगीरपुर, और पश्चिम पूछे तो सुतकांडे डोर, और स्थल में पूछे दायमापुर, और उत्तरी में पूछे तो मांडा। यह 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, ठीक है, 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता जानवरों की पूजा प्रमाण किससे मिलता है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जानवरों की पूजा का जो प्रमाण है वो किससे मिलता है। मोहरे, मूर्ति, बर्तन, हथियार। इसका करेक्ट आंसर है मोहरे से मिलता है जानवरों की पूजा का प्रमाण। हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा की मोहरे में बैल और हाथी, गैंडा और यूनिकॉर्न जैसे जानवर बने थे। पशुपति मोहर एक देवता पशु से घिरा हुआ था। और इससे पता चलता है कि जानवर को पवित्र माना जाता। बैल या यूनिकॉर्न को ज़्यादा पाए जाने का प्रतीक है, ठीक है। यह व्यापार और धार्मिक उद्देश्यों से इस्तेमाल होता था, ठीक है, उद्देश्य से इस्तेमाल होता था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक ढांचा कैसा था। तो ये समाजवादी समाज था। तो हड़प्पा सभ्यता जो था, हड़प्पा समाज के वर्ग भेद और प्रमाण नहीं मिले हैं। यह घरों का आकार लगभग समान था, जिससे लगता है कि समाज समानतावादी था। कोई महल या मंदिर नहीं थे। और शवों के साथ ही मिलने वाली सामग्री भी बड़ा अंतर दिखता है। इसलिए माना जाता है यहाँ वर्गहीन कम वर्ग के विभाजित किए जाता था समाज में, ठीक है, समाज था। और शासन में शायद व्यापारी वर्ग के पुजारी भी में था। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। टोटल मैंने 20 क्वेश्चन लिए, जो अत्यधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आपको हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट कमेंट करके बताइए किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा हमारी मेहनत पर। तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।